हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स के व्यूज़ क्लास स्ट्रगल के ऊपर और रेवोल्यूशन के ऊपर। क्या है क्लास स्ट्रगल? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कार्ल मार्क्स हमेशा दो क्लासेस की बात करता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इतिहास में हमेशा दो क्लासेस रही हैं और उन दो क्लासेस के बीच में लड़ाई रही है। दो क्लासेस रही है मतलब जैसे कि आज के समय में एक अमीरों की क्लास है और एक गरीबों की क्लास है। एक बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो अमीर लोग हैं उनकी क्लास है और एक उनकी क्लास है जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं। और इन दोनों क्लासेस के बीच में लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बल्कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। हमेशा से इतिहास के अंदर दो क्लासेस के बीच में ही लड़ाई रही है। मतलब पूरा का पूरा समाज और सारे लोग दो वर्गों के बीच में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आज के समय में एक वर्ग है अमीरों का वर्ग और एक वर्ग है गरीबों का वर्ग, और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है क्योंकि अमीर जो है वो गरीबों का शोषण करते हैं, क्योंकि अमीर जो है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जो है उनका शोषण करते हैं, उनकी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इसी तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मतलब अभी तक का जो इतिहास है उसके अंदर हमें हमेशा क्लैश ही देखने को मिला है, मतलब क्लासेस के बीच में स्ट्रगल ही देखने को मिली है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि अब तक की जितनी भी सोसाइटीज़ रही हैं, अब तक की जितनी भी सोसाइटीज़ का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा उन सोसाइटीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है, स्ट्रगल ही रही है, क्लैश ही रहा है, जदोजहद ही रही है दो क्लासेस के बीच में। कार्ल मार्क्स एग्जाम्पल देता है एंशिएंट टाइम्स की। कार्ल मार्क्स कहता है कि आज से 2000 साल पहले चले जाइए, उस वक्त समाज के अंदर दो क्लासेस हुआ करती थी। एक थी मास्टर क्लास, एक थी स्लेव की क्लास। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो मास्टर थे और कुछ लोग ऐसे थे जो स्लेव थे। मास्टर मालिक और स्लेव गुलाम। मास्टर वो होते थे जो मालिक होते थे, जिनके पास बड़े बड़े खेत होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी, दौलत होती थी, और गुलाम वो होते थे जो मास्टर के खेतों के ऊपर काम करते थे या फिर जो मास्टर के गुलाम बन के रहते थे। और उस समाज के अंदर भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है, क्लैश ही रहा है, क्योंकि जो मास्टर होता था, जो मालिक होता था, वो गुलाम को एक्सप्लॉइट करता था, उसका शोषण करता था। मास्टर उसके साथ ज्यादती करता था, उसके साथ जो है वो शोषण करता था, और इसलिए दोनों के बीच में क्लैश ही रहा है। मास्टर के पास सब कुछ था और स्लेव के पास कुछ नहीं था, गुलाम के पास कुछ नहीं था, और इसलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्योंकि जो मास्टर था वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता था और जो गुलाम था वो हासिल करना चाहता था। गुलाम चाहता था कि उसके पास कुछ आए, उसके पास भी संपत्ति आए, उसके पास भी इज्जत आए, लेकिन जो मास्टर था वो अपनी संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता था, वो अपनी इज्जत छोड़ना नहीं चाहता था, और वो अपना जो ओहदा है उसको नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, दोनों क्लासेस के बीच में क्लैश हुआ, और जब क्लैश होने के बाद फिर एक नया सिस्टम उभर करके आया जिसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर भी दो क्लासेस बन गई और उन दो क्लासेस के बीच में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। जैसे कि वहां पे समाज जो है वो दो क्लासेस के अंदर बटा हुआ था मेडिवल सोसाइटी में। मतलब जब फ्यूडलिज्म आया और जब स्लेव मास्टर सोसाइटी खत्म हो गई, जब फ्यूडलिज्म आया तो समाज दो क्लासेस के अंदर बटा हुआ था। एक थी सर्फ की क्लास और एक थी लॉर्ड्स की क्लास। लॉर्ड्स वो होते थे जिनके पास बड़े बड़े खेत और ज़मीनें होती थी, जो ज़मींदार होते थे, और सर्फ जो होते थे वो उनके खेतों पे काम करते थे। और बड़े बड़े ज़मींदार सर्फ का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, मतलब वो लोग जो इनके खेतों पे काम करते थे उनके साथ शोषण करते थे। इनसे 18-18, 20-20 घंटे अपने खेतों पे काम करवाया जाता था, कोई पैसे नहीं दिए जाते थे या बहुत कम पैसे दिए जाते थे। ये बेचारे जो सर्फ होते थे, इवन की इनकी जो ज़िंदगी थी वो ऐसी जहन्नुम बन चुकी थी कि इनके पास कोई इज्जत नहीं थी और इनका एक्सप्लॉइटेशन पीक पे था, मतलब चरम पे था। दोनों के बीच में क्लैश हुआ, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, इसलिए दोनों के पास बीच में क्लैश हुआ, लड़ाई हुई और एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, ये जो 18-19 सेंचुरी में आया, मतलब आज के टाइम पे कैपिटलिज्म ही चल रहा है, लेकिन दोबारा से समाज दो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो गया। एक है मजदूर लोग और एक है अमीर लोग, कैपिटलिस्ट लोग, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं।
ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास फैक्ट्रीज हैं, ये अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर काम करवाते हैं मजदूरों से 18-18, 20-20 घंटे और उनको बहुत कम दिहाड़ी दी जाती है। ये उनका शोषण करते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और उनके साथ इतना जुल्म करते हैं। और कार्ल मार्क्स कहता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि वर्कर के पास कुछ नहीं है और कैपिटलिस्ट के पास कुछ सब कुछ है। इसलिए वर्कर चाहता है कि उसके पास भी कुछ आए और कैपिटलिस्ट कुछ छोड़ना नहीं चाहता। और जब कोई कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता तो इसके पास कुछ आएगा कैसे? इसलिए दोनों के बीच में क्लैश है। और फिर दोनों के बीच में जब क्लैश है तो एक और नया सिस्टम अब इवॉल्व होगा, एक और नया सिस्टम डेवलप होगा। तो इस तरीके से इतिहास बदला है। इतिहास बदला है इसलिए नहीं क्योंकि राजाओं ने उसको बदला है, इसलिए भी नहीं कि मजहब ने उसको बदला है, इसलिए भी नहीं कि भगवान ने उसको बदला है, इसलिए भी नहीं कि चमत्कार हो गया। इतिहास इसलिए बदला, सिस्टम इसलिए बदला, इतिहास के अंदर बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमेशा से इतिहास के अंदर दो क्लासेस के बीच, मतलब दो वर्गों के बीच में लड़ाई रही है और वो लड़ाई जन्म देती है एक नए सिस्टम को, इसलिए इतिहास बदलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अब तक की जितनी भी सोसाइटीज रही हैं, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स रहे हैं, वो सिस्टम आप अगर उनको नजदीकी से देखेंगे तो उनके बीच में क्लैश था, वहां पे दो क्लासेस के बीच में क्लैश था। इसलिए वो कहता है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब क्लासेस के बीच में ही स्ट्रगल रहा है। वाई डू क्लासेस स्ट्रगल? अब क्लासेस आपस में स्ट्रगल क्यों करती हैं? क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो आपस में क्लासेस इसलिए स्ट्रगल करती हैं क्योंकि वन क्लास वांट्स मोर प्रॉफिट। एक क्लास जो है, मान लो आप कैपिटलिस्ट की जो क्लास है, जो अमीरों की क्लास है, या बिजनेसमैन या फिर फैक्ट्री ओनर्स या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, जो उनकी क्लास है, वो चाहते हैं कि उनके पास और ज़्यादा पैसा आए, और ज़्यादा मुनाफा आए, और ज़्यादा प्रॉफिट आए, है ना। एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? जिसकी एक बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वो क्या चाहेगा कि उसके पास और पैसा आए, और फैक्ट्रीज वो बनाए, फिर उसके पास और पैसा आए तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता जाए। तो ये प्रॉफिट के पीछे भागता है, ये और ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा करना चाहता है। द अदर वॉन्ट्स फेयर वेजेस। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनको अच्छी तनख्वाह मिले, इनको अच्छी दिहाड़ी मिले। लेकिन वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर ये इनको अच्छी दिहाड़ी दे देंगे, मान लो 3,000 रुपये दिहाड़ी आप मजदूर को दे रहे हो, तो आपने 3,000 तो मजदूर को ही दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? तो अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको दिहाड़ी कम रखनी होगी, और अगर आपने दिहाड़ी ज्यादा दे दी तो आपके पास प्रॉफिट कम बचेगा। तो इसलिए दोनों के बीच में स्ट्रगल जो है वो इनएविटेबल बन जाती है, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, दोनों के बीच में जदोजहद स्टार्ट हो जाती है, क्लैश स्टार्ट हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक्सप्लॉइटेशन रूट कॉज ऑफ स्ट्रगल, मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो अमीर गरीब के साथ जुल्म करता है, वो एक सबसे बड़ा कारण बनता है स्ट्रगल का, क्लैश का या कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब दोनों क्लासेस के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में, दोनों सेक्शंस ऑफ पीपल के बीच में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि एक सेक्शन का, एक वर्ग का, एक क्लास का जो शोषण है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो उसके साथ ज्यादती है, वो एक सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जैसे कि इन कैपिटलिज्म, ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, जहां पे जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आप जमीन की बात कर लीजिए, आप पैसे की बात कर लीजिए, लैंड की बात कर लीजिए, लेबर की, आप लैंड की बात कर लीजिए, आप कैपिटल की बात कर लीजिए, आप इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, आप रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कुछ गिने चुने लोगों के पास हैं, जिनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। मतलब कैपिटलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे जमीन है, जैसे पैसा है, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ये कुछ लोगों के पास है। मतलब सभी लोगों के पास नहीं है, ये कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड हो चुकी है। मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास ही पैसा है, उनके पास ही जमीन है, उनके पास ही सब कुछ है। और जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो बेचारे दिहाड़ियां लगाते हैं इन गिने चुने लोगों की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर, और उनको दिहाड़ी कितनी मिलती है? उतनी जितनी से वो आज का खर्चा चला सकें, और कल का खर्चा उनका ना चले, कल का खाना उनको ना मिले। क्योंकि अगर कल का खाना भी उनको मिल जाएगा, इतनी दिहाड़ी अगर आपने उनको दे दी, तो इसका मतलब वो कल काम पे नहीं आएंगे। तो आप उनको उतनी ही दिहाड़ी दे रहे हो, मतलब 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, जिससे कि वो आज ही सरवाइव कर सकें। आज उनको जो है वो 2 वक्त की रोटी मिल सके, और कल उनको दो वक्त की रोटी ना मिले, क्योंकि 2 वक्त की रोटी अगर कल भी मिल गई तो आपकी वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, आपके लेबर बन के वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए यही है कैपिटलिज्म, जहां पे कुछ गिने चुने लोग बहुत अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं, मजदूर ऐसे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है।
और शोषण इतना है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। एक मजदूर सुबह जा रहा है 6 बजे काम करने और उसको रात के 10-12 बजे तक उससे काम करवाया जा रहा है, और ऐसी जगहों के ऊपर काम करवाया जा रहा है, माइनिंग करवाई जा रही है उनसे, ऐसी हजार्डियस जोन्स के अंदर उनसे काम करवाया जा रहा है, ऐसी जहरीली फैक्ट्रीज के अंदर उनसे काम करवाया जा रहा है कि जिससे कि उनके जो लाइफ के मरने के चांसेस हैं वो 60-70% हो जाते हैं। वो जल्दी मर रहे हैं क्योंकि धुएं से अस्थमा हो रहा है। फैक्ट्रीज में ऐसी कंडीशन है, प्रॉपर उनके पास पहनने को कोई यूनिफॉर्म नहीं है, प्रॉपर उनके पास वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो बेचारे धुएं से ही मर जाते हैं। दिहाड़ी कितनी मिलती है? 400 रुपये, 300 रुपये। अब 300 रुपये में वो मजदूर क्या बनाएगा? तो इसलिए यही है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है? वर्कर्स प्रोड्यूस वैल्यू। अब वर्कर क्या करता है? जो मजदूर होता है वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है, वही तो मुनाफा जनरेट करता है, वही तो प्रॉफिट जनरेट करता है बड़े बिजनेसमैन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, राइट, और मैंने क्या खोला है? एक बड़ा स्कूल खोला है 12th का, राइट। अब उस 12th के स्कूल को खोलने के बाद मेरा जो प्रॉफिट मुझे एक साल में मिल रहा है वो है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस स्कूल का। मुझे ये बताइए कि उस प्रॉफिट को जनरेट किसने किया है? क्या टीचर्स ने उसमें मेहनत की है? बिल्कुल की है। क्या उसमें जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उसने मेहनत की है? बिल्कुल की है। क्या उस स्कूल को बनाने के लिए मजदूरों ने मेहनत की है? बिल्कुल की है। मैंने क्या किया अपने से? मेरे पास पैसा था, मैंने पैसा लगाया, और कुछ नहीं किया ना। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और पैसा लगाया, और उसके बाद जिन लोगों ने उस स्कूल को इस्टेब्लिश किया, जिन लोगों ने दिन रात करके उस स्कूल में मेहनत की, और जिन लोगों ने मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट साल का बनाया, उन लोगों को मैं दिहाड़ी कितनी दे रहा हूं? उन लोगों को मैं सैलरी कितनी दे रहा हूं? बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल बनाया जाता है, उस टेबल को बनाने के लिए क्या लग रहा है? एक तो लकड़ी लग रही है। लकड़ी किसकी है? हम सबकी है भाई। जो लकड़ी है, जो वुड है, वो तो पूरे सारी कम्युनिटी का उसके ऊपर हक है ना। लकड़ी किसी के बाप की तो नहीं है ना, पूरे के पूरे लोगों का उसके ऊपर हक है। तो लकड़ी हमारी है, मतलब हमारी, मतलब उस बिजनेसमैन की भी है, हमारी है, मतलब हम सबका उसके ऊपर अधिकार है। लकड़ी हमारी है। उसके बाद उस लकड़ी के ऊपर जो है, उस लकड़ी से टेबल बना कौन रहा है? मिस्त्री बना रहा है, मजदूर उसमें लग रहा है। अब मिस्त्री और मजदूर अगर उस टेबल को बना रहे हैं, और मान लो वो टेबल बिक रहा है कितने रुपए का? 2000 रुपए का। उस 2000 रुपए में से आप 500 रुपया दिहाड़ी दे रहे हो, और 100 रुपए का आपका और खर्चा, 600 रुपए में आपने वो टेबल, उसकी कॉस्ट आपको पड़ी, और जो बाकी बचा हुआ 1400 रुपया है वो आपने अपनी जेब में डाल दिया। इसलिए क्योंकि आपने पैसा लगाया था, इसलिए क्योंकि आप बिजनेसमैन थे। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसके जेब में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने दिमाग लगाया थोड़ा सा और पैसा लगाया, इसलिए उसके पास प्रॉफिट आएगा, इसलिए वो बिजनेसमैन जो है अपनी जेब भरता रहेगा। तो क्या उसके पास जो पैसा है, क्या वो पैसा उसके पास इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि उसके पास कई सारे मौके थे, इसलिए वो पैसा बना पाया? मतलब पैसा उसके पास अगर है तो क्या उसमें उसका क्या मेहनत है, ये बताओ ना। अगर एक मजदूर है, एक गांव का गरीब इंसान है, उसके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्योंकि उसके पास प्रॉपरली उसको वो मौका नहीं मिला उस पैसे को कमाने का। मान लो एक बिजनेसमैन है आज के टाइम पे जिसके पास 100 करोड़ रुपया है। वो 100 करोड़ रुपया आया कहां से है? मजदूरों ने ही तो मेहनत की है, और मजदूरों ने ही तो वो प्रॉफिट जनरेट किया है। अब आप ये कहें कि यार मजदूरों ने प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन उस बंदे ने अपना दिमाग लगाया है, उस बंदे ने मेहनत की है। अरे भाई, तूने दिमाग लगाया, तूने मेहनत की। दिमाग और मेहनत तो मजदूर भी कर सकता है ना, वो भी लगा सकता है ना। अगर ठीक है, तू अच्छा पढ़ा लिखा था तो इसलिए तूने दिमाग लगा दिया, तो भाई तू पढ़ा लिखा था तो तुझे मौका मिला ना पढ़ने का। तुम मजदूर को क्यों नहीं मौका दे रहे हो पढ़ने का? अब ये यहां पे मेन बात आती है कि मजदूर के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बेसिकली प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है? वो मजदूर कर रहा है। लेकिन कैपिटलिस्ट टेक्स दैट वैल्यू, मतलब जो सरप्लस वैल्यू है, वो जो प्रॉफिट है, वो किसके जेब में जाता है? कैपिटलिस्ट अमीर के जेब में जाता है। वर्कर्स पेड लेस देन द वैल्यू दे प्रोड्यूस, और मजदूरों को उससे कम दिया जाता है जितना वो कमाते हैं। द वर्कर्स वर्क मोर आवर्स देन ही इज पेड फॉर, एक मजदूर ज्यादा घंटे काम करता है लेकिन उसको कम पैसा मिलता है। और दिस अनपेड लेबर इज अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, और ये जो अनपेड लेबर है कि एक मजदूर ज्यादा काम कर रहा है और आप उसको कम पैसे दे रहे हो, इसका यही एक कारण है एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण का। यही एक कारण है कि शोषण क्यों हो रहा है। मतलब यही एक कारण है कि मजदूर का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना वो काम कर रहा है उतना उसको उसके काम का
जो प्रॉफिट है या फिर उसको जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है, उसको वो वेजेस और दिहाड़ी नहीं मिल रही है, वो एक कारण है एक्सप्लॉइटेशन का। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब हाउ क्लास स्ट्रगल डेवलप्स, अब क्लास स्ट्रगल कैसे डेवलप होती है, कैसे क्लास स्ट्रगल होती है, अब कैसे क्लासेस के बीच में जद्दोजहद होती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे क्लैश होता है और कैसे रेवोल्यूशन आता है, वो कार्ल मार्क्स अब स्टेजेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो क्लास होती है ये क्लास इन इटसेल्फ होती है। सबसे पहले मतलब ये जो मजदूरों की क्लास है, ये वर्कर्स की जो क्लास है, ये सबसे पहले तो क्लास इन इटसेल्फ होती है। मतलब ये वो दौर होता है, ये वो वक्त होता है जब मजदूर तो हैं, उनका शोषण भी हो रहा है, राइट, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। वो बेसिकली एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो अपनी किस्मत को दोष ठहरा रहे हैं। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, उनको अगर कम पैसे मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, मैंने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए इस जन्म में मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, मेरे मुकद्दर में ये है। अमीर के पास पैसा इसलिए है क्योंकि उसका मुकद्दर है, मेरा मुकद्दर ही ऐसा है इसलिए मुझे गरीब ही बनना है, मुझे मजदूर ही बनना है। तो मैं मजदूर इसलिए हूं क्योंकि मेरे मुकद्दर में, किस्मत में यही लिखा है। तो बेसिकली देखो, एक वर्कर्स की क्लास तो है इस वक्त, मतलब एक समाज, एक सोसाइटी या फिर एक वर्ग ऐसा तो है जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जिनका शोषण भी हो रहा है, जिनको कम दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। अभी वो क्लास इन इटसेल्फ है, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम मजदूर जो हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हम मजदूर एक ही हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। वो कोई किस्मत को दोष ठहरा रहा है और कोई जो है वो क्या बोलता है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन कर रही है। उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो बेसिकली चेन्स में बंधे हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो जो है वो इनविजिबल चेन्स में बंधे हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो जंजीरें जो दिखती ही नहीं है, जो नजर ही नहीं आ रही है, वो जंजीरें क्या हैं? मजहब की जंजीरें हैं, इग्नोरेंस की जंजीरें हैं, है ना। मतलब मजहब की जंजीरों में वो कैद हुए हैं, मतलब कैपिटलिस्ट ने उनको मजहब की जंजीरों में बांध कर रखा हुआ है। मतलब जब भी वो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैंने पिछले जन्म में पाप किए थे, तो वो मजहब की जंजीरों में बंधे हुए हैं। दूसरा इग्नोरेंस, मतलब वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है, उनके अंदर इलिटरेसी, उनके अंदर अवेयरनेस, एजुकेशन है ही नहीं, तो वो इन जंजीरों में बंधे हुए हैं। वो बेसिकली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। वर्कर्स एग्जिस्ट एज अ क्लास, यहाँ पे वर्कर्स एज अ क्लास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बट डोंट रियलाइज इट, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही है कि हमारी क्लास अलग है। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो सब एक हैं और उनकी लड़ाई अमीर के खिलाफ है, आपस में लड़ाई नहीं है, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, गरीब एक दूसरे के साथ लड़ता रहता है, वो ये नहीं समझता है कि उसकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है या फिर अमीर के खिलाफ है, वो इतना सोचता ही नहीं है। वो कहता है कि मेरी लड़ाई मेरे बगल वाले के साथ है। अगर बगल वाले ने आज चावल खाए हैं तो उसने चावल आज क्यों खाए हैं, वो उसके साथ कंपटीशन करेगा। तो बेसिकली वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो एक ही है। दे कम्पीट अमंग देमसेल्व्स, नो यूनिटी, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है, एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है कि वर्कर्स के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है और वो यूनाइट नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। इसको कहा जाता है क्लास इन इटसेल्फ। तो सबसे पहले क्लास इन इटसेल्फ होती है। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो क्लास इन इटसेल्फ है, ये कन्वर्ट हो जाती है क्लास फॉर इटसेल्फ में। मतलब क्लास फॉर इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कि अब ये क्लास जो है, वर्कर्स की क्लास जो है, ये कॉन्शियस क्लास बन चुकी है। मतलब वर्कर्स को अब अपनी एक्सप्लॉइटेशन रियलाइज हो गई है। अब वर्कर्स को ये पता चल गया है कि हमारा शोषण हो रहा है। अब वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, अब वर्कर्स इकट्ठे हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि उनका असली दुश्मन कौन है। वो ये समझ चुके हैं कि उनको किसके खिलाफ लड़ना है। वो ये समझ चुके हैं कि उनकी आज जिंदगी अगर जहन्नुम बन चुकी है तो वो किसकी वजह से बन चुकी है। वो ये समझ चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती, जुल्म और शोषण उनका कौन कर रहा है। तो वो अब कॉन्शियस क्लास बन चुके हैं, मतलब अब अपनी वो एक्सप्लॉइटेशन को रियलाइज कर चुके हैं। अब वो यूनाइट हो चुके हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं, वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वो धरने दे रहे हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये कह रहे हैं कि हमारी दिहाड़ी बढ़ाई जाए, हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं। अब वो लोग
अपने राइट्स की डिमांड करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपने हकों के लिए लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, हक मांगना स्टार्ट कर चुके हैं। अब वो यूनियंस बना रहे हैं, अब वो एसोसिएशंस बना रहे हैं, मजदूर एसोसिएशंस बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी दिहाड़ी बढ़ाई जाए। वो ये कह रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, साडा हक इथे रख। उसके बाद ये जो क्लास फॉर इटसेल्फ है ये ऑर्गेनाइज क्लास स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइज क्लास स्ट्रगल मतलब अब ये लोग और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, अब ये लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट करने लगते हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ। ये मास मूवमेंट्स कर लगते हैं। पूरे के पूरे मजदूर जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और अब पूरे के पूरे वो मूवमेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। अब पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी हैं, मजदूरों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं ताकि वो अपने हक जो है उनको हासिल कर सकें। और बाद में लास्ट स्टेज में ये रेवोल्यूशन कर देते हैं, मतलब रेवोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। जो क्लास स्ट्रगल है ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये क्रांति कर देते हैं। क्रांति का मतलब ये हुआ व्हेन द कॉन्ट्राडिक्शन बिकम्स अनवेयरेबल, जब ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये जो दोनों के बीच में अंतर है और दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश है, ये जब अनबेरेबल बन जाता है, मतलब वर्कर्स जो है उनका इतना शोषण हो चुका है और कैपिटलिस्ट और शोषण करता जा रहा है और दोनों के बीच में गैप इतना बढ़ चुका है और दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब मजदूर जो हैं वो कैपिटलिस्ट लोगों को मार के ही दम लेंगे, उनको उखाड़ के ही दम लेंगे। और अब क्या करेंगे, वर्कर्स ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। अब जो मजदूर हैं वो कैपिटलिज्म को उखाड़ देंगे, वो बड़े बड़े अमीर लोगों को, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के ओनर्स को, बिजनेसमैन को हटा देंगे, मार देंगे, उनको वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे और सारी की सारी फैक्ट्रीज, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, आप इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, जो कुछ भी कैपिटलिस्ट के पास था, जो कुछ भी उसकी संपत्ति थी, उसको हटा के फेंक के वो सारा अपने पास कैप्चर कर लेते हैं, मतलब सारा का सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो सीज कर लेते हैं। तो इस तरीके से रेवोल्यूशन हो जाता है। अब रेवोल्यूशन के ऊपर हम और डिटेल से चर्चा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो रेवोल्यूशन नेसेसरी क्यों बन जाता है, क्यों रेवोल्यूशन जरूरी बन जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि रेवोल्यूशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वर्कर्स रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, वर्कर्स कैपिटलिस्ट लोगों को मारना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। क्रांति इसलिए नहीं होती है, क्रांति इसलिए होती है क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है, जो अमीर हैं, वो खुद अपनी कबर खो देते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी बढ़ जाती हैं, वो इतना जुल्म कर देते हैं कि वो रेवोल्यूशन होना ही है। फिर रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की मर्जी है रेवोल्यूशन करने की तो उन्होंने कर दिया रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं है, बल्कि कैपिटलिस्ट जो है, जो अमीर है, वो अपनी कबर खुद खोद रहा है क्योंकि वो अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला रहा है और वो एक्सप्लॉइटेशन करता जा रहा है। कैसे? कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है? वेजेस फॉल बट प्रोडक्शन इंक्रीजेस। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि दिहाड़ी जो है वो कम हो रही है, मजदूरों को दिहाड़ी कम मिल रही है और कम होती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है अमीर का। प्रॉफिट राइजेस बट पॉवर्टी आल्सो राइजेस। अमीर पैसे भी बहुत कमा रहा है, प्रॉफिट बहुत अक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन गरीबी और बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर और अमीर होता जा रहा है, उसका प्रॉफिट और बढ़ता जा रहा है, उसके जेब में पैसे और आते जा रहे हैं। पहले उसके पास 2 फैक्ट्रियां थी, अब उसके पास 50 फैक्ट्रियां हैं। कंपटीशन बिटवीन कैपिटलिस्ट डिस्ट्रॉय स्मॉल बिजनेसेस। अब क्योंकि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो मर जाते हैं, वो दब जाते हैं, वो compete ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बड़ा जो बिजनेसमैन है, क्या उसके सामने छोटे ठेले वाले और रेडी वाले टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। तो स्मॉल बिजनेसमैन को क्रश कर देता है, मार देता है कौन? ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। कहते हैं ना कि बड़े पौधे के नीचे जो है वो कुछ भी उगता नहीं है, जो बड़ा पेड़ है वो छोटे पेड़ों को ऊपर उगने नहीं देता है, उनको बड़ा नहीं होने देता है। सेम इज द केस हियर एज वेल, दैट कैपिटलिज्म जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंक्रीजेस। ये जो पैसे का कंसंट्रेशन है, मतलब अमीर के पास और कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा और बढ़ने लग पड़ता है। वर्कर्स मोर मिजरेबल बट अवेयर नाउ। और मजदूर जो हैं उनकी जिंदगी और खराब, बदतर और जहन्नुम बन जाती है, लेकिन इस बार मजदूर अवेयर होते हैं, उनको उनका एक्सप्लॉइटेशन रियलाइज हो जाता है और उनको ये पता चल जाता है कि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उन्होंने मजहब की जंजीरें तोड़ दी हैं, उन्होंने किस्मत को दोष देना बंद कर दिया है और वो ये समझ चुके हैं कि उनका असली दुश्मन कौन है।
इसलिए कार्ल मार्क्स तो कहता है कि वर्कर्स आर वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तुम इन जंजीरों को तोड़ दो, तुम मजहब की जंजीरों को तोड़ दो, तुम जाहिलता की जंजीरों को तोड़ दो, तुम ये जो इग्नोरेंस है, ये जो जाहिलपन है, इसकी जंजीरों को तोड़ दो और तुम ये समझ जाओ कि तुम एक हो। तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारा शोषण अमीर कर रहा है, तुम्हारा बगल वाला इंसान नहीं कर रहा है। तुम सब एक ही हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम जातियों में मत बटो, तुम्हारा कोई धर्म भी नहीं है। तुम ना तुम्हारी कोई जाति है, ना तुम्हारा कोई धर्म है, तुम्हारा सिर्फ एक ही धर्म है, तुम्हारी सिर्फ एक ही जाति है, वो ये कि तुम गरीब हो। कार्ल मार्क्स कहता है स्टॉप डिवाइडिंग योरसेल्फ इनटू द कास्ट एंड लीजन्स। आप ये रियलाइज कर जाओ कि तुम्हारे लिए कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तुम्हारे लिए बस एक ही जाति और एक मजहब है, वो है कि तुम मजदूर हो। तुम चाहे काले हो गोरे हो, तुम मजदूर हो। तुम काले गोरे नहीं हो, तुम बड़े छोटे नहीं हो, तुम जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं हो, तुम दलित और राजपूत नहीं हो, तुम मजदूर हो। ये समझ जाओ। और एक जाति है मजदूर की जाति, एक जाति है अमीर की जाति, और मजदूरों को, इस जाति को, मजदूरों को अमीर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इनको यहां से हटाना पड़ेगा। तो दीज प्रेशर्स मेक रेवोल्यूशन स्ट्रक्चरली अनअवॉइडेबल। ये जो कारण है, इसकी वजह से रेवोल्यूशन इनएविटेबल बन जाता है, अनअवॉइडेबल बन जाता है, मतलब वो जरूरत बन जाता है और वो होना ही है। इसलिए वो कहता है कि कैपिटलिज्म डिग्स इट्स ओन ग्रेव, कैपिटलिज्म अपनी कब्र खुद खोदता है, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म खुद भी प्रॉफिट जनरेट करता, लेकिन उनकी सैलरी भी बढ़ा देता, उनको दिहाड़ी भी ज़्यादा दे देता, तो रेवोल्यूशन ना होता। लेकिन वो क्योंकि जुल्म इतना कर रहा है, इतना कर रहा है कि वो जुल्म जो है वो ऐसे फूटेगा कि खून की नदियां बहेंगी, खून की गंगा बहेगी, और उस खून की गंगा में जो खून होगा वो होगा अमीर का, वो होगा बिजनेसमैन का, वो होगा कैपिटलिस्ट का, और उस खून को बहाने का काम करेगा वो मजदूर जिसको तुम बेबस समझते थे, वो मजदूर जिसके पास कुछ नहीं था, वो मजदूर जिसके पास खोने को भी कुछ नहीं है, और वो मजदूर अपनी एकता तुम्हें दिखाएगा, और वो मजदूर तुमसे ज्यादा है संख्या में। तुम अमीर बहुत कम हो, लेकिन मजदूर संख्या में ज़्यादा हैं, और याद रखना ये संख्या तुम्हारे पे भारी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग हथियार उठाएंगे, वो क्रांति करेंगे, वो रेड रेवोल्यूशन करेंगे, वो वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे, और वो हिंसक होकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, और वो हथियार भी उठाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि कम्युनिज्म के अंदर और मार्क्सिज्म के अंदर हमेशा रेड झंडा लिया जाता है, रेवोल्यूशन की बात की जाती है, लाल सलाम की बात की जाती है। ये इसलिए क्योंकि कार्ल मार्क्स रेड रेवोल्यूशन, वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करता है। वो कहता है कि लाल लाल कर दो। इसलिए आपने देखा होगा जेएनयू में भी बार बार नारे लगते हैं, लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तो बेसिकली ये वही लाल सलाम है जिसकी कार्ल मार्क्स बात कर रहा है। अब ये रेवोल्यूशन है क्या, आइए इसको समझते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं वो मिलके कलेक्टिवली ओवरथ्रोइंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब सारे मजदूर जो हैं वो मिलके कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ के फेंक रहे हैं, मतलब एक वायलेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें सारे कैपिटलिस्टों को उखाड़ दिया जा रहा है, पूरा सिस्टम जो है उखाड़ दिया गया है। यही है रेवोल्यूशन, इसी को वायलेंट रेवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब वर्कर्स, पूरी दुनिया के मजदूर हथियार उठाएंगे, और ये जो अमीर लोग हैं, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास फैक्ट्रीज है, पैसा है, वेल्थ है, सब कुछ है, वो उनको उखाड़ दिया जाएगा। वो सारा पैसा, वो सारी फैक्ट्रीज, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लिए जाएंगे। तो इट मीन्स एंडिंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्राइवेट ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे ज़मीन है, जैसे पैसा है, जैसे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, रिसोर्सेज हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिनको ओन करते थे, मतलब कुछ गिने चुने लोग जो हैं, बिजनेसमैन जिनके पास वो सब था, वो उनसे लेके पूरी की पूरा उसको पब्लिक बना दिया जाएगा, उसको जो है वो जनता का बना दिया जाएगा। वो मजदूर अपने हाथ में ले लेंगे, उसको जो है वो प्राइवेट जो ओनरशिप है वो ख़त्म कर दी जाएगी। एंडिंग वेज लेबर, ये जो दिहाड़ी वाला सिस्टम था ये ख़त्म कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ एंडिंग कैपिटलिस्ट क्लास रूल, कैपिटलिस्ट क्लास का जो रूल था, मतलब जो अमीर लोग रूल कर रहे थे, अमीर लोगों की ही सरकार बन रही थी, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ वर्कर्स, और मजदूरों का रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये जो मजदूरों का रूल है इसी को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। बेसिकली मजदूरों के लिए एक और टर्म कार्ल मार्क्स यूज करते हैं, उसको प्रोलिटेरिएट कहा जाता है, मतलब मजदूरों को प्रोलिटेरिएट कहा जाता है, और जो कैपिटलिस्ट हैं इनको बुर्जुआ कहा जाता है। तो
जब मजदूर जो हैं वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देंगे, पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक देंगे और अपने हाथ में सब कुछ लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मजदूरों का रूल चलेगा, मतलब प्रोलिटेरिएट का रूल चलेगा। उसी को हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट कहते हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज होगा जिसके अंदर जो मजदूर हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब वो रूल कर रहे हैं थोड़े से समय के लिए, किसके ऊपर? कैपिटलिस्ट के ऊपर, जो बचे हुए कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बच गए हैं और उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। तो थोड़े देर के लिए वो जो मजदूर हैं, जो प्रोलिटेरिएट हैं, वो रूल कर रहे हैं और कैपिटलिस्ट लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं जिन्होंने पहले एक्सप्लॉइटेशन की थी हर किसी की। तो ये ट्रांजिशन फेज जो है, इसी को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। मतलब रेवोल्यूशन होने के बाद ये जो उथल पुथल हुई और सारा कुछ उनसे छीन लिया गया, थोड़ी देर के लिए जिन लोगों ने छीना है, मजदूरों ने, उनका राज चलेगा, उनकी डिक्टेटरशिप चलेगी, उनका रूल चलेगा। अब ये जो ट्रांजिशन फेज है जहां पे उनका रूल चल रहा है, इसमें वो बेसिकली सारा का सारा रिसोर्सेज और सारा का सारा जो पैसा है, सारी की सारी वेल्थ, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज जो है, प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, उनको वो उनसे छीन करके वो जो है उनको अब प्रॉपर तरीके से कम्युनिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिज्म क्या है? वो एंड गोल है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म कहता है कि कम्युनिज्म सोसाइटी का एंड गोल होगा, मतलब हमें कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करना है अल्टीमेटली। तो मजदूर जब रूल कर रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए रूल करेंगे ताकि वो एक ग्राउंड इस्टेब्लिश कर सके कम्युनिज्म के लिए, मतलब वो कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर सकें। और कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करने से पहले और रेवोल्यूशन के बाद जो स्टेज है उसी को हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट कहते हैं और उसी को हम सोशलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी कहते हैं, राइट। लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट है, ये सोशलिज्म जो है, ये एंड गोल नहीं है, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होगा? एंड गोल क्या है? कम्युनिज्म होगा, मतलब एक ऐसा समाज इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें कोई क्लासेस नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। कोई दो क्लासेस में समाज नहीं बटा हुआ है जैसे पहले हिस्ट्री में बटा हुआ था, स्लेव और मास्टर में, लॉर्ड और सर्फ में, या फिर मजदूर और कैपिटलिस्ट में। अब कोई क्लासेस नहीं है और अब इक्वल समाज है। नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग जो है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ओन कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों के पास जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ जो है वो आम पब्लिक का होगा, हर एक रिसोर्स, हर एक फैक्ट्री सब जनता के हवाले होगा, किसी का भी घर का कुछ नहीं होगा, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, किसी का जुल्म नहीं करेगा। और नो स्टेट, इवन की स्टेट बनी भी नहीं होगी, राज्य भी नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई कोर्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया गया है कि आपको स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी के साथ ज्यादती ही नहीं कर रहा है, कोई किसी को मार भी नहीं रहा है। इंसान किसी को क्यों मारता है? क्योंकि उसका लालच होता है। जब लालच ही नहीं है, लालच किस चीज का करोगे भाई? क्योंकि यहां पे तो तुम्हारा कुछ अपना होगा ही नहीं, सब जो है वो जनता का है, सब जो है वो जो भी रिसोर्सेज है उनके ऊपर सबका हक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा और उसको जितनी ज़रूरत होगी उतना मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्षमता क्या है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी लोग, कोई जो है वो बाल काटना चाहता है, कोई जो है खेतीबाड़ी करना चाहता है, कोई बर्तन बनाना चाहता है, तो मैं पढ़ाने का काम करूंगा। तो जो बर्तन बना रहे हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा। और मुझे अगर खाने को खाना चाहिए तो मुझे खेतीबाड़ी करने वाला इंसान दे देगा, मुझे बैठने के लिए गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी वाला दे देगा, और जो अगर मुझे बाल कटवाने तो वो नाई जो बना हुआ है, जो नाई बनना चाहता है वो मुझे बाल कटवा कर दे देगा। तो ऐसे म्यूचुअली काम होगा सारा का सारा, और स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इस तरीके का एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई अपने टैलेंट के हिसाब से जो उसको करना है वो कर रहा है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है और उसको वो मिल जा रहा है जो उसकी जरूरत है। मुझे अगर किसकी जरूरत है? मुझे खाने की जरूरत है, मुझे खाना समाज दे रहा है। मुझे पहनने की जरूरत है तो कपड़ा समाज मुझे दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जो क्षमता है मैं वो काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और मुझे बाकी क्या मिल रहा है? वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं जो उनकी क्षमता है। कोई ना कोई खेती बाड़ी कर रहा है जो उसमें इंटरेस्ट है उसको, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, और वो सभी समाज की जरूरतें इस तरीके से पूरी हो जाएंगी। सेल्फ सफिशिएंसी होगी वहां पे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे सारे, और किसी तरीके का कोई स्टेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, कोई किसी का जमीन नहीं छीनेगा, क्योंकि जमीन किसी की है ही नहीं अपनी, सब जो है वो पब्लिक हो गया है। तो इस तरीके से
ये जो कम्युनिज्म है ये फाइनल गोल है, ये एंड रिजल्ट है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि यही क्लास स्ट्रगल का रेजोल्यूशन है, मतलब ये जो क्लास स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करना है। मतलब समाज के अंदर कोई क्लैशेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब समाज के अंदर दो क्लासेस हो जाती हैं तो क्लैश होता है। तो यहाँ पे कोई दो क्लासेस है ही नहीं, तो क्लैश कभी होगा ही नहीं फिर। तो ये एंड गोल है। ऐसा समाज जब इस्टेब्लिश होगा तो समझ लो कि क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, कोई क्लैश नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। ये कार्ल मार्क्स बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि रेवोल्यूशन के बाद एक ट्रांजिशन फेज आएगा जहां पे वर्कर्स रूल करेंगे और फिर वर्कर्स कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर देंगे और फिर वर्कर्स का रूल भी खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा। कोई क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा और ऐसा समाज एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये एक यूटोपियन आइडिया है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है कम्युनिज्म का, और ऐसा समाज वो देखना चाहता है। अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, ई बुक चाहते हैं, तो प्रॉपर प्रिसाइज मैनर में वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे 9103113950 के ऊपर कांटेक्ट करते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर मुझे अगर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या बाकी जगहों पे अगर आप मेरे को कांटेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, या फिर बाकी जो सोशल मीडिया मेरी प्रेजेंस है। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है कि रेवोल्यूशन आएगा और फिर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आया क्योंकि धीरे धीरे सोशलिज्म आ गया, धीरे धीरे वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे गरीबों की, जो मजदूरों की खस्ता हालत थी वो अच्छी होने लगी, धीरे धीरे जो है उनकी तनख्वाह बढ़ने लगी, उनकी दिहाड़ी बढ़ने लगी, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए गए, तो कैपिटलिज्म ने सुधार कर लिए। कैपिटलिज्म अगर सुधार ना करता और इसी तरीके से अगर अपनी कब्र खोते रहता तो शायद रेवोल्यूशन आ जाता, जो कार्ल मार्क्स कह रहे थे शायद वो सच हो जाता। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर डिस्कस करना होगा तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में अपनी बात को रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।